दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत और होंगे और ज़िंदगी से मज़े ले रहे होंगे। मैं आज आपके साथ दोबारा प्रोग्राम मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ हाजिर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में 3 सवालात ऐसे हैं जो मेरे अपने हैं, जबकि 2 सवालात ऐसे हैं जो आप दोस्तों की तरफ से भेजे गए सवालात में से मुंतखब किए गए हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपने ये 5 सवालात अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर बुलंद इकबाल के सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत से दोस्तों ने जो हमें ईमेल किए हैं और जो हमें कमेंट्स किए हैं या उन्होंने मुझे बज़रिया मैसेजेस अपनी राय से आगाह किया है, तो उनको अगर हम देखें तो उनकी जो बातें हैं वो काफ़ी जेन्युइन किस्म के सवालात भी हैं। जैसे कोई बच्चा जो है वो पैदा होते ही अपने माँ बाप या वालिदैन का मज़हब जो है वो इख्तियार कर लेता है, और ऐसा होता भी है हमारे माशरे में, बल्कि हर वक्त यही होता है कि वो बच्चा जिस घर में पैदा हुआ है वहाँ पर जो भी मजहबी रिवायात हैं या जो भी मजहबी फ़िरके के साथ उनकी वो लोग मुंसलिक हैं, उसी को ही वो फॉलो करता है। और अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो उसको डराया जाता है शिर्क से कि ये शिर्क होगा, या उसे डराया जाता है कि ये बड़ा होकर गैर अखलाकी हो जाएगा। मतलब कि कोई भी बच्चा अगर वो मज़हब को फॉलो नहीं करेगा तो वो उसका अखलाक के साथ भी कोई लेन देन नहीं होगा। सर, तो इसी के साथ मेरा पहला सवाल ये है कि मज़हब और अखलाकियात का आपस में क्या ताल्लुक है और इसकी फिजियोलॉजी या नोयत या नेचर क्या है? शहजाद, ये बड़ी अहम बात है। हमें इस डिस्टिंक्शन को समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में उमूमी तौर पर जब लोग बात मजहब की करते हैं तो एब्सोल्युटली वो एथिक्स के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उनके लिए मजहब और अखलाकियात दो मुख्तलिफ अशिया नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल मजहब हमें ये समझाता है, हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, एक इंसानी ज़िंदगी खुदा के हुक्म के मुताबिक कैसी होनी चाहिए। देखिए, खुदा का जिक्र और नेकी का तस्वुर दो अलग तस्वुरात नहीं है, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूट है। ये जैसे कि खुदा का कॉन्सेप्ट और कोड ऑफ कंडक्ट, इट्स द सेम थिंग। सेट ऑफ मोरल वैल्यूज, मोरल गाइडलाइंस, रिचुअल्स, और या फिर सेरेमनीज, या फिर मॉस्क, या फिर टेम्पल, या फिर सेंस ऑफ मीनिंग, या फिर पर्पस ऑफ लाइफ। ये सब क्या है? डिफिकल्ट टाइमिंग्स में जब किसी का कोई लव्ड वन बीमार हो जाए या फिर वो मर जाए तो क्या होता है? नेकी और अजर का सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई अच्छा काम किया होगा, जन्नत में जाएगा, वगैरह वगैरह। तो कंस्टिट्यूट एक ही है, एक डिवाइन आइडियोलॉजी है, एक ब्लाइंड फेथ है, एक रेवोल्यूशन है कि वो पूरा का पूरा एथिकल मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ है, अखलाकियात के साथ जुड़ा हुआ है, नेकी और अजर के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, मगर अगर हम इसको एथिक्स से अलग कर लें, यानी अगर फर्ज करें हम कुछ देर के लिए डिवाइन आइडियोलॉजी को निकाल लें और गौर करें, फिलोसफिकली सोचे कि व्हाट इज एथिक्स, तो हम देखते हैं कि एथिक्स तो एक बड़ा फलसफियाना सा कॉन्सेप्ट है। उसका तो बुनियादी सवाल ये है कि हाउ पीपल शुड लिव देयर लाइफ। उसका तो भाई सवाल ये है ना कि कौन सी चीज, कौन सा काम किया जाए एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, रेशनैलिटी है। तो एक तरफ एक ब्लाइंड फेथ है, रेवोल्यूशन है, दूसरी तरफ लॉजिक्स है और रेशनैलिटी है, रीजंस है। इन दो चीजों का आपने मिलाया, पूरी इंसानी तारीख आपको इस बहस से भरी हुई मिलेगी, क्योंकि हर इंसान की का जो एथिक्स है, उसकी जो रेशनैलिटी है, उसका जो रीजन है, उसका जो लॉजिक है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो अलग है। और डिवाइन कॉन्सेप्ट एक ही है सबका, वो प्रिंसिपल्स एक ही है। तो हम दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में मिला रहे हैं। हमने दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में मिलाया है उन्होंने, जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, डिवाइन कॉन्सेप्ट। यानी अगर आप इथिक्स को इन जनरल इस तरह से अगर हम साइंटिफिकली डिवाइड करें तो हमको दो कॉन्सेप्ट क्लियरली नजर आते हैं। एक कॉन्सेप्ट कहलाता है डियोनटोलॉजी का। डियोनटोलॉजी मतलब ये कि जो फेथ वाला कॉन्सेप्ट। डियोनटोलॉजी का मतलब ये है जैसे कि 10 कमेंडमेंट्स की तरफ से या फिर कुरान शरीफ की तरफ से आ रहा है कि भाई बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंसिपल्स हैं। ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने बूढ़ों की इज्जत करो, झूठ मत बोलो और चोरी मत करो।
किसी का खून मत बहाओ, कत्ल मत करो। सिंपल, ब्लैक एंड व्हाइट, कोई बीच में कोई दूसरी बात नहीं है, क्लियर। चीटिंग मत करो, बिल्कुल क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट। दिस इज व्हाट वी कॉल डियोनेटोलॉजी। मगर दूसरी तरफ हमें एथिक्स के अंदर यूटिलिटेरियनिज्म नजर आता है। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि यूटिलिटी क्या है। ये अखलाकियात का वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आफ्टर डूइंग सर्टेन थिंग्स, अखलाकियात में कोई भी काम आप जब करते हैं तो उसका एंड ऑफ द डे क्या चीज सामने आती है, उसके कंसिक्वेंसेस कैसे डेवलप होते हैं, उसका पॉजिटिव आउटकम ज्यादा है या उसका नेगेटिव आउटकम ज्यादा है। जनरली वो प्लेजर सेंस को या फिर हैप्पीनेस को प्रोड्यूस करता है या पेन को या दर्द को प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को डेवलप करता है। तो जो चीज अगर पॉजिटिव आएगी, अगर कोई भी काम आप ऐसा करते हैं अखलाकी एतबार से जिससे पॉजिटिव आउटकम आता है सारा, तो इसका मतलब ये कि वो मॉरली ठीक है। अगर नहीं आता है और उससे नेगेटिव आउटकम सामने आता है तो उसका मतलब ये मॉरली तौर पे वो ठीक नहीं है। तो नेगेटिव यूटिलिटरिज्म और पॉजिटिव यूटिलिटरिज्म के लिहाज से हम एथिकल सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड का एथिकल सिस्टम है। इसके अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस हमको समझ में आती है, मुख्तलिफ सिचुएशन नजर आती है। वो ब्लैक एंड व्हाइट जो डेंटोलॉजिकल जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, डेंटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम फेथ से कहते हुए आ रहे हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट है, जो यूनिवर्सल लॉज है, उसके लिहाज से कई जगह कंट्रास्ट कर जाता है, कई जगह कंट्रास्ट कर जाता है। और इसी बहस को मैं कह रहा हूं कि पूरी तारीख इंसानों की भरी पड़ी, और यही है वो चीज़ जो बहुत अहम है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो 17वीं 18वीं सदी में हमें जो साहब नज़र आते हैं ना, वो जॉन स्टुअर्ट मिल 1810-15 के दौरान उन्होंने ये कॉन्सेप्ट के ऊपर खासा काम किया और बताया कि किस तरह से एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में हैप्पीनेस डेवलप हो सकती है, प्लेजर्स डेवलप हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट कि फेथ से आने वाला एथिकल सिस्टम और रियल वर्ल्ड के एथिकल सिस्टम के अंदर कुछ कंट्रास्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपस में आकर, क्यों, वजह क्या है, इसलिए कि फेथ जो है वो डॉगमेटिक होता है, फेथ जो है स्टैटिक है, फेथ चेंज नहीं होता है। फेथ यूनिवर्सल एथिकल सिस्टम दे रहा है, वो खुद भी चेंज नहीं होता है, उसने बस एक लॉ बना दिए हैं, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, दैट्स फिक्स लॉज। वाइल जो दूसरी तरफ हमें एथिक्स नजर आती है, वो नई दुनिया के लिहाज से, नए दौर के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, वैल्यूज के लिहाज से, सोसाइटी के लिहाज से चेंज होती रहती है। तो उसके लिहाज से मोरालिटी भी चेंज होती चली जाती है, इवॉल्व होती चली जाती है। तो एक चीज़ है जो इवॉल्व हो रही है और चेंज हो रही है, एक चीज़ है जो स्टैटिक है। इन दोनों के दरमियान एक कंट्रास्ट है। एक चीज़ है जो मोरल वैल्यू जो फेथ से आ रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सोसाइटी मुसलसल बदल रही है, तो उसके एथिक्स कहाँ से आएंगे। तो इसलिए वो जो एक लिंक है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि मजहब को किस तरह से आप कह सकते हैं कि उसके पास सारा का सारा एक पूरा का पूरा एक कॉन्टेक्ट है कि वो जो है गुड और बैड का डिसीजन लेगा। यहाँ पर ही सबसे अहम बहस शुरू हो जाती है। सर, वजह क्या है कि मज़हब की तालीमात के बग़ैर भी हमारे इस माशरे में अखलाकियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। मज़हब को जितना भी लोग फॉलो करें, लेकिन इनफरादी ज़िंदगी में वो अखलाकियात से काफ़ी दूर हैं। और जिस तरह एक बंदा अपनी इनफरादी ज़िंदगी में अखलाकियत और इंसानियत के जज्बों से बहुत दूर है, इस तरह हमारा और वो एक मिसाली इंसान के रवैयों से को पेश नहीं करता, तो इसी तरह एक माशरा भी फिर वो मिसाली माशरा नहीं बन पाता। क्या वजह हो सकता है इसका? क्योंकि 1000 बरस यहाँ पर तो हम पिछले 1200 साल से मज़हब को फॉलो करते आ रहे हैं, हालांकि 1000 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं कहीं भी और किसी भी हालात में अखलाकियात को इस्टेब्लिश करने में। आपका क्या राय है कि ये दोनों में जो फ़र्क है उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? जी हाँ शहजाद, ये बड़ी अहम बात है, इसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि देखें, कोई गोल मोल आंसर आप नहीं दे सकते कि साहब ओ भाई मज़हब को चूँकि सही फॉलो नहीं किया गया इसलिए प्रॉब्लम है। 1000 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं 1000 साल। किसी भी एक्सक्यूज़, किसी भी अपॉलोजी के लिए 1000 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, 1200 साल बहुत ज़्यादा होता है। माशरा सुधर नहीं सका साहब क्योंकि उसको फॉलो नहीं किया गया, इसलिए नहीं सुधर रही। ये गलत बात है, गोल मोल जवाब नहीं होना चाहिए। बात बिल्कुल इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी के साथ देनी चाहिए, बात करनी चाहिए। वो आदमी अहमकों की जन्नत में रहता है जो, या फिर वो जानबूझकर सच्चाई को जो है वो छुपा रहा है अपने अक़ीदे और ईमान की वजह से। हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं, कहीं ना कहीं मज़हब से आने वाला एथिकल सिस्टम जो है उसकी फ़िलासफ़िकल और साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि समझ में आए कि सारे सिस्टम में गड़बड़ कहाँ पर है। देखिए, ये वही सवाल है बुनियादी तौर पर जो सुकरात ने पूछा था।
सुकरात की जो यूथेफ्रो जो प्लेटो ने लिखी थी, उसमें ये सवाल है जो सुकरात ने कहा कि गुडनेस जो है, अच्छाई जो है, वो अच्छाई क्या इसलिए अच्छी है क्योंकि वो अच्छी होती है और उसकी अच्छाई की वजह से ही उसको खुदा पसंद करता है, या वो इसलिए अच्छी होती है, गुडनेस जो है इसलिए अच्छी होती है क्योंकि खुदा उसको पसंद करता है इसलिए वो अच्छी होती है? इन दोनों बातों में फ़र्क है। क्योंकि अगर खुदा उसको पसंद करता है इसलिए वो अच्छी हो जाती है, तो फिर खुदा का ऑप्शन प्राइमरी हो जाता है। और अगर एक चीज़ है ही अच्छी और उसको खुदा भी इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो अच्छी ही है, तो फिर इसका मतलब है कि वो अच्छी अच्छी ही रहेगी। अगर खुदा हट भी जाएगा तो भी वो अच्छी रहेगी, तो खुदा का ऑप्शन फिर सेकेंडरी हो जाता है। इसका मतलब है कि उस अच्छाई को आप एक्सेप्ट या एक्नॉलेज कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं विदाउट एनी गॉड। खुदा के बगैर भी आप उस अच्छाई को ले सकते हैं। तो इसका मतलब फिर अच्छाई के मायने और स्पेक्ट्रम के साथ आते हैं, खुदा का ऑप्शन फिर सेकेंडरी हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ से मोरालिटी का मतलब निकलता है। यहाँ से मोरालिटी जो होती है वो यू कैन थिंक अबाउट द मोरालिटी विदाउट द गॉड। अब इसके ऊपर फिर बहुत सारे बहस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दोस्तोवस्की को याद रखें, उनके नावल का जिक्र करें, तो दोस्तोवस्की ने कहा था कि अगर आप खुदा को हटा देंगे, इफ़ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देन एवरीथिंग इज़ परमिटेड, फिर इथिकल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं। उन्होंने ये बात इस तरह लिखा था। अच्छा, फ्राइड कुछ और कहता है, सिगमंड फ्राइड कुछ और कहता है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि प्रॉब्लम क्या है कि जब कभी भी गॉड का कॉन्सेप्ट और वो अच्छाई का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो गॉड जब आता है साथ में तो अपनी जजमेंट लेकर आता है। वो जजमेंट जो है, वो नेकी और बदी का जो जजमेंट का सिलसिला है, वो शेम और गिल्ट पर रखा गया। ये जो शेम और गिल्ट का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, ये जो सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये जो जन्नत और दोज़ख का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये जो इंसान के अंदर एक पछतावे का और एक गिल्ट का कॉन्सेप्ट आता है, शर्मिंदगी का कॉन्सेप्ट आता है, ये बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही निगेटिव सेल्फ कॉन्शियस इमोशन है। सिगमंड फ्राइड कहता है, बहुत ही, ये कहता है कि ये असल में बड़ा ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। ये जो शेम होता है, ये जो गिल्ट होता है, जब किसी में प्रोड्यूस होता है, ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही वीक ईगो प्रोड्यूस करता है। ये पर्सनैलिटी को डैमेज कर देता है। तो उसी वजह से जैसे ही हालात साजगार होते हैं, जैसे ही खुदा का तस्वुर दाएं बाएं होता है, वैसे ही आदमी बुराई और गुनाह कर देता है, वैसे ही वो गुडनेस को छोड़ देता है। जैसी चांस मिलता है, जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो जिगजैग खेल जाता है। इसीलिए क्योंकि वो एक जो जजमेंट है वो बहुत कमज़ोर है, वो शेम और गिल्ट प्रोड्यूस करता है। उस शेम और गिल्ट को अवॉइड करना ज़रूरी होता है। आपको पता है, बहुत से लोग खुदा को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो उस शेम और गिल्ट को नहीं पालना चाहते। ये भी वजह होती है। तो अच्छा, फिर और आगे चले जाएं। अब जाहिर बात है, अगर आप रिचर्ड डॉकिन पर आएंगे तो रिचर्ड डॉकिन तो फिर और ही बात करते हैं। वो ना सिर्फ उन बात, अच्छा, नीत्शे ने कुछ और कहा था। नीत्शे ने कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है शेम और गिल्ट का, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर आप डेवलप करते हैं, जो अखलाकियत डेवलप करते हैं, वो असल में बहुत ही कमज़ोर किस्म का कैरेक्टर डेवलप करते हैं। उसको उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही एक स्लेव मोरालिटी है। स्लेव मोरालिटी एक ऐसी स्लेव मोरालिटी है जिसका पूरा कारखाना खुदा का चल रहा है। वो एक जो फॉलोअर्स का एक सर झुका के चलने वाला स्लेव मेंटालिटी, स्लेव मोरालिटी, कि बस अच्छा काम करो, नेक काम करो, सिराते मुस्तकीम पर चलो, दुम्बे की तरह रहो। दैट्स हाउ इट इज़। वो दिस इज़ व्हाट वी कॉल, उसने कहा कि इस स्लेव मोरालिटी की वजह से आदमी डेवलप नहीं हो पाता, अना डेवलप नहीं हो पाती, नेकी और सच्चाई की तरफ बढ़ने की वो ताकत डेवलप नहीं हो पाती। क्यों? इसलिए कि ये जो जजमेंट है, ये जो पूरी अकाउंटेबिलिटी है, इसके जो पिलर्स हैं वो बहुत ही वीक, बहुत कमज़ोर, बहुत पैथोलॉजिकल हैं, यानी शेम और गिल्ट है। तो इस किस्म की बात है। अच्छा, मैं बात कर रहा था उनकी अपने डॉकिन की। तो रिचर्ड डॉकिन ने एक और स्टेप आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि साहब, अगर आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और तमाम रिलीजन्स, ज्यूश रिलीजन्स के बाद के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी डेवलप हुई है। यानी जो बेसिक लॉज आए थे रिलीजन के, उसमें तो बहुत सी चीज़ें परमिजिबल थी, बाद में तो वो भी इम्परमिजिबल हो गई, वो भी अलाउ नहीं रही। उन्होंने इतना उसको चेंज कर दिया, यानी वो काफ़ी सेकुलर थी, उसको उसमें से उस सेकुलर एसेंस को ही निकाल दिया इन्होंने, बात की जो चेंज आया उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ मिसाल एडोल्फ हिटलर की आ जाती है कि फॉर एग्जांपल एडोल्फ हिटलर जो है, उनके साथ जो नाजी थे, वो क्या थे? क्रिश्चियन बिलीफ के लोग थे, और उन्होंने हॉलोकॉस्ट किया, करोड़ों लोगों को मार दिया। एक एंटीसेमिटिक जो क्रिश्चियन मेंटालिटी थी उसके तहत, और उसमें कोई शेम, कोई गिल्ट नहीं है उनको, वो समझते वो नेक काम किया उन्होंने। ऐसे बहुत सारे नेक काम आपको मिल जाएंगे
जो रिलीजन की बेसिस के ऊपर हो जाते हैं। और ये वो मोरालिटी है, ये वो मोरालिटी है जो सिक मोरालिटी है, जो बीमार जहनीत, ये बीमार जहनीत जो है ये सवाल प्रोड्यूस कर देती है। तो अब सवाल ये, अब इसके ऊपर एक आराम से डिस्कशन हो सकता है कि साहब क्या वजह है कि कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाता है। मेरा ख्याल ये इसकी साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल रीजन से, और क्या रीज़न है। डॉक्टर साहब, आज का तीसरा सवाल हम उन सवालात से लेंगे जो हमारे दोस्तों ने हमारी तरफ भेजी हैं, ईमेल की हैं या व्हाट्सएप पर भेजे हैं या उन्होंने फेसबुक मैसेंजर पर अपने सवालात पेश किए हैं। जो आज का तीसरा सवाल है वो मेरे दोस्त फैज़ुर रहमान का है कि मज़हब के बग़ैर भी अखलाकियात के मायारात पर कहाँ से आते हैं। हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि गैर मजहबी इंसान एक अच्छा इंसान भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर इसको हम देखें तो हमारी सोसाइटी में जिस तरह मजहब, खुदा, इन चीज़ों पर ईमान है, बिल्कुल इसी तरह इस बात पर भी मुकम्मल ईमान है कि जो गैर मजहबी लोग हैं ना, उनके माशरे गैर अखलाकी माशरे हैं, बदतमीज़ों का एक माशरा है, वहाँ पर कोई भी अखलाकियात नहीं होते, वहाँ पर कोई भी रिवायात नहीं होते। आप काफ़ी घूमे हुए हैं, ख़ुद भी अब भी एक बाहर मुल्क में रह रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या राय है कि क्या वाकई ऐसा होता है या यहाँ लोगों की अपनी तरफ से बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है। शहजाद फैज़ुर रहमान साहब को मेरा शुक्रिया अदा कीजिएगा। देखिए, बहुत अहम सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है भी कि क्या वाकई सोसाइटीज़ जो हैं खुसूसन जहाँ हम रह रहे हैं, क्या वो बदतमीज़ों का माशरा है या वहाँ पर सब चीज़ें ऐसी ही हैं कि वहाँ पे अखलाकियात नहीं है और लोग बद अखलाक और चोरी चकारियों में और हर चीज़ में। चलें, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा को हम एक तरफ कर देते हैं क्योंकि बहरहाल बहुत सारे सियासी मसले हैं, बहुत सी बातें हैं। हम एक ऐसी स्टेट का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं एक थोड़ी सी देर के लिए, एक ऐसी स्टेट इमेजिन कर लेते हैं जहाँ पर रिलीजन नहीं है, लाइक डेनमार्क है। डेनमार्क की बात कर लीजिए ना। डेनमार्क में दुनिया में सबसे कम मजहबी लोग बहौल कैसे पाए जाते हैं। वहाँ पर लोग चर्च बहुत कम जाते हैं, बिल्कुल मेजॉरिटी जो लोग हैं ना वो गॉड पर यकीन नहीं रखती है और बहुत ही जिसे कहते हैं ना वाटरी और बहुत ही थिन किस्म का उनका बिलीफ सिस्टम है। सोसाइटी के अंदर जीसस को जो है वो कोई सन ऑफ गॉड नहीं समझते हैं, वो ये समझते हैं कि साहब कोई नेक आदमी थे और उन्होंने नेकी की बातें की थी। और रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स में वहाँ पर नहीं है। और बाइबल जो है वो उसको वो ये समझते हैं कि कोई इंसानों की लिखी हुई किताब है, कोई डिवाइन किताब नहीं है। और ये जो मौजज़े वगैरह जो उनसे मंसूब हैं वो सब बातें हैं, यानी उनके पास जो मोरालिटी है, जो वैल्यूज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं रिलीजन से, उसका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं है। रिलीजन के मामलात इतने वीक हैं डेनमार्क में कि इवन कोई एंटी रिलीजियस मूवमेंट भी नहीं है, यानी वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि उसके अगेंस्ट एंटी रिलीजियस मूवमेंट भी डेवलप हो सके। डेनमार्क में मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका आपको पर्सनल किस्सा बता देता हूँ कि उनकी बच्ची जो है वो डॉक्टर के पास अगर जाती है तो डॉक्टर जो है वो पैसे तो लेता नहीं है क्योंकि जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरा का पूरा जो है वो यूनिवर्सल टाइप का सोशल वेलफेयर सिस्टम है और टैक्स सब्सिडाइज्ड है। तो डॉक्टर पैसे नहीं लेता है, मुफ्त में इलाज हो जाता है, जैसे कि कनाडा में भी होता है। या फिर उनके पास गाड़ी नहीं है तो उनका बेटा जो है उसको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए टैक्सी जो है वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है और उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है क्योंकि टैक्सी सर्विसेज वाले को गवर्नमेंट पे कर रही है उस काम के लिए, उनको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनको वेकेशन टाइम मिल रहा है, उनको हर वो चीज़ मिल रही है। वो बड़े चिपर मूड के साथ आता है और बड़ी खुशी खुशी आकर लेके जाता है और ड्रॉप करता है स्कूल ले जाके। तो ये सब चीज़ें जो है अच्छा। या अगर ट्रैफिक सिस्टम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर साइकिल्स के ऊपर लोग ऑफिस जाते हैं, तो ये नहीं है कि कोई गाड़ियाँ जो है वो साइकिल्स वालों के अगेंस्ट, या रोडों के ऊपर आपको बैगर्स नज़र नहीं आते हैं, बैगर्स नज़र नहीं आते लोगों के ऊपर, या फिर आपको ये होमलेस नज़र नहीं आते जो इवन अमेरिका कनाडा में नज़र आ जाते हैं, वहाँ नज़र नहीं आते। बहुत ही लो वायलेंस है वहाँ पर, क्राइम रेट बहुत कम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है डेनमार्क में। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोसाइटी में जिसमें मज़हब नहीं है वहाँ पर ये सब चीज़ें, ये लाइफ की सेटिस्फेक्शन आ कहाँ से रही है, वहाँ पर लाइफ में हैप्पीनेस कहाँ से आ रही है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में चैलेंजेस नहीं होंगे, सोसाइटी में चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस जैसे होते हैं, मगर उन चैलेंजेस की सोल्यूशन जो है वो रीज़न से हो रही है, लॉजिक से हो रही है, वो डिस्कशन से हो रही हैं, डिबेट से हो रही हैं, वो एम्पैथी से या ऑब्जर्वेशन से या फिर रेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से हो रही है, कोई डिवाइन तरीक़ों से नहीं हो रही।
अच्छा, ये मामला सिर्फ डेनमार्क तक नहीं है, अगर आप स्वीडन जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसी सोसाइटी मिलेगी, अगर आप जापान जाएंगे वहाँ पर भी आपको सोसाइटी ऐसी मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी सेकुलर बुनियादों के ऊपर डेवलप हो सकती है। अच्छा, इंटरनेशनल इंडेक्स के अंदर भी आप रख के देख लीजिए उनको, उनकी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को देख लीजिए कि वो कहाँ पर खड़ी हुई है सोसाइटी। ऐसा नहीं कि बुरे हाल में, ऐसा नहीं है कि वहाँ मॉस्क में या चर्च में दुआएं चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो सेटिस्फैक्शन है लोगों की, जो वो रिलीजियस पैराडाइम से नहीं आ रही। उन्होंने जो ज़िंदगी के अंदर रिलेशनशिप्स के मीनिंग डेवलप किए, जो फैमिली और फ्रेंड का जो पूरा का पूरा एक ताल्लुक़ है, वो जो एक वर्क इन्वायरमेंट है, वो जो एक आउटडोर लव है, वो जो कुछ हॉबीज़ हैं उनकी, वो जो कुछ भी उनके पर्सनल परस्यूट्स हैं, वो सब कुछ जो है वो उन्होंने खुद अपने तौर पर डेवलप किया। उन्होंने एक प्रोफाउंड एक सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ लाइफ एसेंस डेवलप किया। और सोसाइटी मौजूद है, इसी प्लैनेट के ऊपर मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ पर भी होते हैं चैलेंजेस, और होते रहते हैं अक्सर बेशतर, क्योंकि बहरहाल एक ग्लोबल सोसाइटी है, तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी आ रहे हैं और वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने अपने एक निगेटिविटी भी और अपनी वो चीज़ें डेवलप भी करते हैं, जिसकी वजह से मसाइल भी आते हैं। लेकिन सोसाइटी को उसी तरह सॉल्व किया जाता है। वहाँ पर डेमोक्रेसी भी है और उस डेमोक्रेसी को सिक्योर किया जाता है, और फ्रीडम है, इक्वालिटी है, बोलने की आज़ादी है, और वहाँ पर एल्डरलीज का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर सिख लोगों का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर जो एक मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें मेंटली चैलेंज लोग जो हैं उनका ख्याल रखा जाता है, एजुकेशन और हर चीज़ का, हेल्थ सिस्टम का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक सोसाइटी ऐसी डेवलप हुई है, इसी प्लेनेट पर है, इसी दुनिया में है, जहाँ पर रिलीजियस पैराडाइम नहीं यूटिलाइज हो रहे हैं, जहाँ पर लोग खुश हैं, मुतमईन हैं। और ऐसे अब सवाल ये पैदा था कि फ़िलासफिकली आप कैसे देखें। फ़िलासफिकली अगर आप देखेंगे तो फिर आपको निहिलिस्टिक और जो एग्जिस्टेंशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो जहन में रखना पड़ेगा। एल्बर्ट कामू के पास से जो एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, उनके नॉवल आपको याद होगा या स्ट्रेंजर का, वो आपको जहन में लेके आना पड़ेगा। वो जहाँ पर एल्बर्ट कामू कहता है कि यूनिवर्स जो है वो अपनी एक दुनिया में है, वो उसका एक अपनी कायनात है और मेरी कायनात अलग है, हमारे दरमियान कोई लिंक ही नहीं है। सूरज अलग घूम रहा है, खलाएँ अलग हैं, सैयारे अलग भटक रहे हैं, मैं अलग हूँ, मेरा उनका कोई लिंक ही नहीं है। मेरी वजह से ना तो कोई आंधी आती है ना कोई बारिश गिरती है। मेरे जो इथिक्स हैं उसका उससे कोई रब्त नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। एब्सर्डिज्म, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ माई लाइफ। वो स्ट्रेंजर जो नॉवल उन्होंने लिखा है उसके अंदर जो प्रोटोगनिस्ट है, और जब उस प्रोटोगनिस्ट को उसके जो भी वो लोग मर्डर कर देता है, तो उसको जब सज़ा मिलती है तो वो सैड नहीं होता, कोई फीलिंग ऑफ इनजस्टिस नहीं होती उसको। वो हंसता हुआ कहता है ठीक है सर उड़ा दो मेरा, क्योंकि उसको पता है कि उसका कोई रब्त नहीं है, देयर इज़ नो कनेक्शन, देयर इज़ नो नथिंग बिहाइंड इट। एक इंसिडेंस है जिसमें मैं आ गया हूँ, एक इंसिडेंस है जिससे मैं निकल जाऊँगा। तो एब्सर्डिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जो हमें वहाँ से मिलता है, फिर वो मिथ ऑफ सिसिफस वाला जो उसकी जो फिलॉसफी है, वहाँ पर आपको मीनिंग नज़र आते हैं एब्सर्डिज्म के, कि जब लाइफ मीनिंगलेस है तो उसमें पर्पस कैसे डेवलप हो। तो वो कहता है वो सिसिफस का वो पर्पस है कि वो एक बड़ी सी चट्टान को लेकर ऊपर तक जा रहा है और गॉड ने उसको कहा कि ऊपर से नीचे फेंक दो, तो वो जो लेके जा रहा है, वो जो एक्सर्शन है चट्टान को लेकर ऊपर तक जाने का, वो जो प्लेजर है, दैट्स व्हाट द प्लेजर ऑफ लाइफ। वहाँ पर जो पनिशमेंट है गॉड की तरफ से जो सिसिफस को मिली है वो भी फेल हो जाती है। इसका मतलब ये कि लाइफ क्या है, लाइफ का प्लेजर लाइफ को गुजारने में है, लाइफ के एक्सर्शंस में है, लाइफ को परफॉर्म करने में, लाइफ के पूरे प्रोसेस से गुजरने में है। दैट इज़ व्हाट द अचीवमेंट इज़। और वही बात आपको सार्थर की फिलॉसफी में मिल जाती है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का है। सार्थर भी यही कहते हैं, जॉन पॉल सार्थर, वो कहते हैं कि ह्यूमन को अपना एसेंस खुद डेवलप करना होगा। यू आर मीनिंगलेस सब्सटेंस, तो तुम्हें अपना एसेंस डेवलप करना पड़ेगा। और एसेंस की अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी है। आपको उनका वो भी ड्रामा याद होगा जिसके अंदर वो कहते हैं कि द हेल द अदर इज़ हेल। जो दूसरे लोग देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वो आपके अकाउंटेबल है, आपके लिए अकाउंटेबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे। वो आपको या तो अप्रिसिएशन मिलेगी या पनिशमेंट मिलेगी, रिजेक्ट हो जाएंगे आप सोसाइटी से, या आपको सज़ा मिलेगी। हेल इज़ द अदर्स, हेल और कुछ नहीं है। हेल यही है जो आंखें आप पर लगी हुई हैं, जो मुसलसल आपको देख रही है। आपका एसेंस क्या है सोसाइटी के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए आपका एसेंस क्या है। मटीरियल तो आप आ गए, लेकिन आप दे क्या रहे। दिस एसेंस इज एक्चुअली इज़ यू, यही है बस। तो यहाँ से फिर आपकी अखलाकियात डेवलप होती हैं। आप कहते हैं आप अच्छे काम करें ताकि सोसाइटी को आपका एक पर्पस मिले। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ गुड सोसाइटी, जिसका पॉजिटिव आउटकम जो है वो पॉजिटिव निकले, जिसका इन जनरल सबके लिए खुशी का सबब बने। दैट्स हाउ यू क्रिएट एथिक्स।
फ्रॉम नॉन रिलीजियस आइडियोलॉजी। तो ये इस तरह से बात बनती है इस तरह की सोसाइटीज़ में, और ये तजुर्बात जो हैं स्वीडन में नज़र आ रहे हैं, जापान में हैं, और डेनमार्क में हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हैं। सर, आज का चौथा सवाल भी हमारे उन दोस्तों की जानिब से है जिन्होंने हमें ये सवाल भेजे हैं। सर, आज का चौथा सवाल डॉक्टर अमान वज़ीर, जो मेरे साथ मेरे कॉलेज में भी पढ़ता रहा था, उनकी तरफ से है कि उनका सवाल है कि फ़र्ज़ कर एक मजहबी इंसान एक अच्छा इंसान भी है, यानी उसकी अखलाकियात उसके फेथ से कनेक्टेड हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा होने से उसकी ज़िंदगी तो मज़े से ही गुजर जाती है और मसाइल भी नहीं आते। आपको लगता है कि इसमें कोई मुश्किल है? हम क्यों कर मजहबी लोगों को इतना सोचने पर आमादा करके कंफ्यूज करें? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमान वज़ीर साहब, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और वाकई क्या ज़रूरत है कंफ्यूज करने की, इसलिए कि एक मजहबी इंसान एक अच्छा इंसान है, उसके फेथ से उसके अखलाकियात कनेक्टेड हैं और वो उसकी ज़िंदगी मज़े से गुजर रही है, कोई मसाइल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो उसके पास अखलाकियात की प्रिंसिपल्स हैं, डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिहाज से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। और वो मैं ऐसा करता हूँ अमान वज़ीर साहब के लिए एक सिनेरियो, बल्कि कई सिनेरियो रख देता हूँ उनके सामने। अब वो इन सिनेरियोज़ पर गौर करें, और अगर उन्हें लगे कि उनकी जो डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं वो उनके मसले को हल कर रहे हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इस मसले को हम यहीं पर ही रिजॉल्व समझेंगे। हम समझेंगे कि साहब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। फ़र्ज़ करें कि अमान वज़ीर डॉक्टर मेडिसिन के नहीं है, बल्कि वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और वो एक ऐसी जगह निकल जाते हैं, कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल पुरानी बैकवर्ड किस्म की, जैसे कोई अमेज़न, कोई फॉरेस्ट वगैरह टाइप की जगह है, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे कोई ट्राइब सिस्टम है और वहाँ पे कोई जंगली लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने 12 आदमियों को हैंग करके खड़ा किया। वो अमान वज़ीर साहब से पूछ रहे हैं कि भाई साहब, अब आप आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, इन 12 लोगों का हम कत्ल करने वाले थे, आप ऐसा कीजिए, चूँकि आप हमारे मेहमान हैं तो आप एक का कत्ल कर दीजिए, हम आपको ये ऑनर दे रहे हैं। अच्छा, अमान वज़ीर चूँकि पक्के मुसलमान हैं और पक्के मजहबी इंसान हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, मैं कत्ल नहीं कर सकता, ये चीज़ मेरे मज़हब में जायज़ नहीं है। तो वो कहते हैं देखिए, आप सीधी सी बात है, आप एक को कत्ल कर दीजिए, हम 11 को छोड़ देंगे, हम 11 को छोड़ देंगे, आप एक को मर्डर कर दीजिए, एक को मार दें। अब अमान वज़ीर साहब क्या करेंगे? क्या वो उस एक आदमी को मार देंगे ताकि 11 आदमी की जान बख्शी हो जाए, और या वो ये समझेंगे कि नहीं साहब, मैं कैसे मर्डर करूं, इसलिए कि मार नहीं सकता मैं, क्योंकि मारना तो गुनाह है, गुनाह कबीरा है, मैं किसी आदमी को नहीं मार सकता, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किसको मारूं और उस मासूम की मैं जान क्यों लूँ। तो उस सिचुएशन में अमान वज़ीर क्या करेंगे? इसको चले वो कहेंगे भाई ये तो रियलिटी है, मगर मैं आपको ऐसी कई एक मिसालें दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे मजहबी लोग जो होते हैं, डॉक्टर साहब इस बात का क्या जवाब देंगे? बहुत से लोग मजहबी होते हैं, एबॉर्शन फॉर एग्जांपल, एंटी एबॉर्शनिस्ट होते हैं, यहाँ पे हमें अक्सर नज़र आते हैं। तो वो एंटी एबॉर्शनिस्ट तो होते हैं, मगर वो डेथ पेनल्टी के फेवर में होते हैं। तो डेथ पेनल्टी का जब वक्त आता है, जब किसी को मिल रही होती है, तो कहते हैं नहीं ठीक है, मार दो। या फिर बहुत से लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन लेदर के शूज़ पहन लेते हैं। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आता है? आता भी कि नहीं आता? चले मजहबी को छोड़ दीजिए, बहुत से सोशलिस्ट होते हैं, मगर जब बच्चों को स्कूल भेजने का वक्त आता है तो उनको प्राइवेट स्कूल भेज देते हैं। वैसे वो बड़ी एजुकेशन में इक्वालिटी के तो उनके एथिक्स कहाँ पर होते हैं? या कोई पॉलिटिशियन आपको ऐसा मिल सकता है, वो वैसे तो बात करेगा बहुत फैमिली वैल्यूज़ की, लेकिन साइड में उसका कोई अफेयर भी चल रहा होगा, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहा है? या कोई आपको इन्वायरमेंटलिस्ट मिल जाता है कि इन्वायरमेंट के फेवर में बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही आदमी एसयूवी कार भी चला रहा है और धुआं फेंक भी रहा है माहौल के अंदर, और वहाँ पर उसकी एथिक्स और वैल्यूज़ कहाँ चली जाती हैं? उसका कोई जवाब उसको नहीं मिलता, और ना ही वो उस बारे में सोचता। या फिर कोई आदमी है जो बहुत चोरी के ख़िलाफ़ है, मगर जब उसे मौका मिलता है तो कंप्यूटर में से, सॉफ्टवेयर में से म्यूज़िक भी निकाल लेता है, या कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निकाल कर अपना काम भी निकाल लेता है। या फिर कोई शख्स है जिसको 5 साल तक नौकरी नहीं मिलती, उसके बाद वो तंग आकर क्या करता है? वो पेपर्स बनाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत से मजहबी लोगों के केसेस, और वो पेपर बना के इमिग्रेशन लेकर किसी और मुल्क में आ जाता है, और जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसको जस्टिफाई भी करता है, कहता है इन्हीं मुल्कों की वजह से तो हमको नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने किया, दैट्स फाइन। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर है एथिक्स का? वहाँ पर आपको डिवाइन लॉस किधर लेकर जा रहे हैं, वो किस तरीके से आप जस्टिफाई करते हैं उन चीज़ों को? कहाँ है वो ग्रे एरिया? ऐसी बहुत सी बातें हैं। रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं आप, लाल लाइट आ जाती है, लेकिन आप जल्दी में या आप इमरजेंसी में
आप रोड लाइट क्रॉस करते निकल जाते हैं, वेयर इज़ योर एथिक्स? आप टैक्स पे करते हैं हर साल टाइम पर, लेकिन इस साल आपकी जेब में पैसे कम है तो आप टैक्स चुरा लेते हैं, कहते हैं यार मैं टैक्स नहीं दे रहा पूरे। वहाँ पर आपसे कोई आपके एथिक्स कहाँ होते हैं? आप टैक्स पे करते हैं और पे करते हैं और जानते हैं कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उसमें से एक बड़ा पैसा जो है वो एटॉमिक या फिर एटॉमिक बॉम्ब या इस किस्म की चीज़ों के अंदर भी यूटिलाइज होने वाला है, लेकिन फिर भी आप टैक्स पे करते हैं और आपको पता है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए ठीक नहीं है। वैसे आप बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट, लेकिन आप टैक्स पे करते हैं। आप किलिंग के सख्त खिलाफ हैं, आप मर्डर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कल को कोई आपके सामने ऐसा शख्स आ जाता है जैसे एडोल्फ हिटलर आ जाता है तो आप कहते हैं इसको मार दो, इस आदमी ने बड़ी हलाकतें की दुनिया में। टेररिस्ट अटैक आ जाता है तो आप कहते हैं ठीक है दैट्स फाइन, किल हिम। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे डिलेमास आते हैं। इन डिलेमास को आप कैसे सॉल्व करते हैं मुझे नहीं पता वजीर साहब किस तरह सॉल्व करते हैं, मगर यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सवाल पैदा होता है। ना सोचें, अगर उनके पास कोई ऐसा ब्लैक एंड वाइट किस्म का डिवाइन लॉ है जो इन तमाम चीज़ों को सॉल्व कर देता है, किसी भी किस्म की कोई कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप किए बगैर, तो मेरा ख्याल है दैट्स गुड फॉर हिम। किसी भी मजहबी आदमी को कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, अपने डिवाइन लॉस के साथ चलता रहे और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारता रहे, और ये सवाल ना करे कि उसकी एथिक्स, उसकी वैल्यूज़ क्यों नहीं डेवलप पाई, वो क्यों नहीं एक अच्छा और या बुरा इंसान क्यों नहीं बन सका, क्योंकि वो चाह रहा है कि वो ना सोचे इस पर। मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मुझे डिवाइन लॉस मिले, इससे मेरा काम निकल रहा है। अगर निकल रहा है दैट्स गुड, इस पर कोई सवाल नहीं। डॉक्टर साहब, मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ इसी प्रोग्राम का 5वां सवाल है। ये भी हमारे दोस्त जाबिर खान एडवोकेट की जानिब से भेजा गया है कि क्या इंसान बैक वक्त फेथ और रैशनैलिटी पर नहीं रह सकता? मेरा शुक्रिया अदा कीजिएगा एडवोकेट जाबिर साहब का कि बहुत अच्छा सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है। देखिए, फ़ेथ 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिलीजियस फेथ और एक होता है नॉन रिलीजियस फेथ। रिलीजियस फेथ की थोड़ी सी बात पहले कर लेते हैं क्योंकि रिलीजियस फेथ ज़्यादा अहम है, और आम तौर पर जब कभी भी फेथ की बात आती है तो हम रिलीजियस फेथ की तरफ ऑटोमेटिक चले जाते हैं। रिलीजियस फेथ की जब हम बात करेंगे और उसका ताल्लुक जब हम रैशनैलिटी से जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे कि क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, तो भाई पूरी तारीख भरी हुई है, पूरी तारीख, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासिकल एज, फ्रॉम द क्लासिकल पीरियड, लाइक अरिस्टोटल से लेकर हमारे जो प्लेटो और अरिस्टोटल और ये सारा का सारा जो सिलसिला शुरू हुआ, और हम देखते हैं कि राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी आती है और इस दौरान सेंट अगस्टिन और सेंट थॉमस और सारी ज्यूश फिलासफी हमें नज़र आती है। इस दरमियान में मिडिवल दौर आता है, इस्लामिक फ़िलासफ़र्स आते हैं। रैशनैलिटी के थ्रू रिलीजन को प्रूफ करने की कोशिश, फेथ को प्रूफ करने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि वो 5 रीजंस थे सेंट अगस्टा के जिसमें सेंट अगस्टिन ने प्रूफ करने की कोशिश की थी कि वो 5 रीजंस हाउ टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो फेथ को उन्होंने रैशनैलिटी के ज़रिए से प्रूफ किया, और फिर ये चीज़ आगे तक यानी पैरेलल डायलॉग चलता रहा मुसलसल। तमाम क्रिश्चियनिटी और तमाम मिडिवल दौर, इस्लामिक दौर के अंदर ये बहसें मुसलसल चलती रही हैं, और ये सिलसिला आकर वो आगे जाकर जब रेनेसांस और इनलाइटनमेंट का दौर आता है और हम देखते हैं वो जब आइडियलिज़म, जर्मन आइडियलिज़म की बात आती है और एम्पिरिसिज्म और सारा ये जो एक सिलसिला शुरू होता है आफ्टर लाइक 19th सेंचुरी, हम देखते हैं पूरा एग्जिस्टलिज्म और प्रैग्मेटिज्म और सोशलिज्म और रोमांसिज्म और सब ये जो सिलसिला शुरू होता हुआ हत्ता कि हम डॉर्विनिज्म तक आ जाते हैं, न्यू डॉर्विनिज्म और न्यू एग्जिस्टलिज्म पर और फिलॉसफिकल सारी थियोलॉजी पर आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये डायलॉग मुसलसल चलता रहता है। ये दोनों पैरेलल डिस्कशंस चलती रही हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते। दोनों के दोनों लॉजिकली आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको हम सेपरेट नहीं कर पाते। क्या एक आदमी दोनों के साथ रह सकता है? मजहबी एतबार से तो एक जुमले के अंदर बात हो सकती है कि अगर आप रीज़न को फेथ से हटा दें तो जो फेथ जो है वो आपको सिवाय तोहम परस्ती के और कुछ नहीं देता, सिर्फ तोहम परस्ती बच जाती है। अगर आप रीज़न निकाल दें, अगर आप रीज़न ना हो तो सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टिशियस आदमी रह जाता है कि आईना अगर टूट गया तो हो सकता है कि अगले 7 सालों तक मुझे कोई लक अच्छी मेरी नहीं आएगी। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हो ना हो मेरे पर मुसीबत आने वाली, आसमान पर कौवे आए हैं तो हो ना हो आज कुछ ना कुछ खैर नाजिल होने वाला है, वगैरह वगैरह, मेरे घर के ऊपर आ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आने वाली, वगैरह वगैरह। इस किस्म की 100 बात किसी मौजू, किसी चीज़ का जो मेरा प्लान है उसका अगर मैंने किसी से जिक्र कर दिया तो अब वो काम नहीं होगा। ये है तोहम परस्ती, जब उसमें से रीज़न निकाल देते हैं।
जो मज़हब का वो हिस्सा जो हमें सिर्फ और सिर्फ तोहम परस्ती की शक्ल में नज़र आता है, वो बच जाता है अगर हम रीज़न हटा देते हैं। और अगर हम सिर्फ रीज़न रखते हैं और फेथ हटा देते हैं पूरा, मैं मज़हब की बात कर रहा हूँ, फेथ हटा देते हैं, सिर्फ रीज़न रखते हैं, तो फिर जो चीज़ बचती है वो निहिलिज्म, वो बचती है रैशनलिज्म। निहिलिज्म मतलब ये क्या, इनकार, खुदा से इनकार, कुछ भी नहीं, हर चीज़ लॉजिकल और हर चीज़ लाइक देयर इज़ नो मीनिंग्स, वी हैव टू डेवलप आवर मीनिंग्स, यू नो, दैट इज़ व्हाट निहिलिस्टिक। किसी भी चीज़ के कोई मायने नहीं है, कायनात का कोई मायने नहीं है, इंसान के कोई मायने नहीं है, इसलिए कि उसमें से अपने फेथ ही को निकाल दी। ये तो एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, यानी फेथ का और रैशनैलिटी का आपस में तस्वुर है। अब अभी डिपेंड करता है हर आदमी के ऊपर कि कौन कितना फेथ उसके अंदर है और कितना उसके अंदर रीज़न है, और ये दोनों चीज़ें कितनी तवाज़ुन के साथ हैं। ये तो रिलीजन के हवाले से बात हुई, और अगर नहीं है तो फिर वो जो भी उसकी शक्ल है। अच्छा, दूसरी तरफ जो फेथ ये जो फेथ है ये नॉन रिलीजियस भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होना ज़रूरी है मैं समझता हूँ, क्योंकि रीज़न पहले होता है। कोई भी आदमी के पास रीज़न होता है और फिर उस रीज़न के ऊपर उसका फेथ डेवलप होता है, वो फेथ उस रीज़न को मज़ीद मल्टीप्लाई करता है और उसको ग्रो करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस वक्त नॉन रिलीजियस की बात कर रहा हूँ। लाइक कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर आपका रीज़न है, साइंस की बात करता हूँ, साइंस पर आपका फेथ है कि साइंस से जो अल्टीमेट एंड, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट प्लान, अल्टीमेट पर्पस डेवलप होगा वो 100% सही डेवलप होगा। ये फेथ क्यों आया? इसलिए कि उसके ऊपर पहले आपका रीज़न था, तो रीज़न को डेवलप किया फेथ ने, और फिर उस फेथ की वजह से वो रीज़न मल्टीप्लाई हुआ और डेवलप हुआ। इस तरह से एक अथॉरिटी डेवलप हुई उस सब्जेक्ट के ऊपर, और यूँ आपका एक बिलीफ उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है कि हाँ साइंस है तो मुझे उम्मीद है कि वैक्सीनेशन बन जाएगी और हम कोविड से निकल जाएंगे। ये जो फेथ है ये नॉन रिलीजियस फेथ है, ये रीज़न बेस्ड फेथ है। तो रीज़न का फेथ के साथ होना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि रीज़न और फेथ दो मुख्तलिफ डोमेन है, नहीं, ये आपस में कनेक्टेड है। बट इन नॉन रिलीजियस फेथ और रीज़न आपस में कोहेरेंट है और एक आपस में एक आउटकम बनाते हैं। लेकिन रिलीजियस फेथ और रिलीजियस जो वो है उसके ये दो सूरतें बनती हुई नज़र आती हैं कि अगर रिलीजियस फेथ विदाउट एनी रीज़न है तो वो सिर्फ सुपरस्टिशियस, सिर्फ तो हम परस्ती बनकर रह जाएगा और कुछ नहीं, कोई मीनिंग नहीं है ऐसे रिलीजन के, ऐसे फेथ के, सिर्फ और सिर्फ ये इसी किस्म की बात है, यू नो, बिना कोई। और अगर उसके साथ अगर खाली रिलीजियस फेथ को आप निकाल देते हैं और खाली रीजंस को रखते हैं, यानी मैं रिलीजन के हवाले से कर रहा हूँ, तो जो चीज़ बचती है वो निहिलिस्टिक पर्सनैलिटी रह जाती है कि देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लाइफ, देयर इज़ नथिंग, नो मीनिंग्स। क्यों? इसलिए कि फेथ बिल्कुल नहीं है उसके अंदर, फेथ निकल गया। तो ये है सिलसिला। अब जाहिर बात है ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिबेटेबल मौजू है और बहुत ही फ़िलासफ़िकल मौजू है, इसके ऊपर मुसलसल होनी चाहिए। मगर मेरा ये ख्याल है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपका फेथ कौन सा है, इफ़ इट इज़ अ रिलीजियस फेथ और नॉन रिलीजियस फेथ। इफ़ इट इज़ अ नॉन रिलीजियस फेथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी विद द रीजंस। इफ़ इट इज़ अ रिलीजियस फेथ देन यू शुड बी रेडी टू बी अ निहिलिस्टिक पर्सन। अगर आप उसमें से फेथ निकाल लोगे तो आप निहिलिस्टिक रह जाओगे। देन यू शुड बी वेरी लॉजिकल और वेरी आर्गूमेंट्री, कि तुम्हारे पास हर चीज़ का आर्गूमेंट भी होना चाहिए, तुम्हारे नर्व्स स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, और तुम इस मुश्किल को लेने के लिए भी तैयार खड़े रहो कि मेरे पास कोई फेथ नहीं, मेरा एसेंस खुद मैं डेवलप करूँगा, मेरी अखलाकियात मैं खुद डेवलप करूँगा, ये मैं हूँ जो इस ज़िंदगी का पूरा सामना करने के लिए निकला हूँ। और अगर मुझे कुछ नुकसान होता है तो मैं नहीं समझता कि फेथ की तरफ से आ रहा है, दिस इज़ इंसिडेंस, हो गया तो हो गया। तो एक निहिलिस्टिक पर्सनैलिटी, लॉजिक बेस, वो एक अलग शक्ल है। तो ये यूँ है बात। और जाहिर बात इसके मायने ब्लैक एंड वाइट नहीं होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये डेफिनेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स हाउ इट इज। इंसान तो एक वेरिएबिलिटी का नाम है, इंसान तो पर्सनैलिटी का एक साइकोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट्स का नाम है, तो उसकी मीनिंग को खुद डेवलप करता है। तो मेरा तो यही ख्याल है इसका। आई होप कि मैंने अपनी बात कुछ बयान कर ली हो। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है कि जिन दोस्तों ने सवालात भेजे थे उनको अपना जवाब भी मिल गया होगा, और जो दोस्त मज़ीद सवालात पूछना चाहते हैं वो अपना सवाल हमें भेज भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल कर सकते हैं, और हम आपके सवालात को बहुत जल्द, जैसे ही वक्त मिलता है अगले प्रोग्राम में, जवाब भी देंगे। इसी फिलोसॉफिकल डिस्कशन को इसी तरह हम और आप उमूमी सवालात को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।